नमस्कार। आपका वामिका अकेडमी पर स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आपका ये जो चैप्टर चल रहा है यानी वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ असेट्स वाला, उसका सेकंड पार्ट यानी पार्ट बी के रूप में आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास स्टार्ट करेंगे। आपका पार्ट वन कंप्लीट हो चुका है, जिसमें पार्ट वन में आपका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे, वेरिफिकेशन मीनिंग डेफिनेशन देख चुके थे, वैल्यूएशन मीनिंग देख चुके थे। इसके अलावा रोल ऑफ ऑडिटर इन वैल्यूएशन ऑफ असेट्स उसके बारे में बात कर चुके हैं। इसके अलावा एडवांटेज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ असेट्स के बारे में बात कर चुके हैं पार्ट ए में। और वैल्यूएशन ऑफ असेट्स में आपके जो फिक्स्ड असेट्स थी उसके कुछ पार्ट्स लास्ट क्लास में देख चुके हैं, यानी आपकी 40 मिनट की क्लास है उसमें पार्ट ए कंप्लीट कर चुके हैं। और जो रिमेनिंग है आपकी फिक्स्ड असेट्स का जो भी और भी जो असेट्स उसके बारे में बात करेंगे। फिर आपकी इंटेंजिबल असेट्स के बारे में बात करेंगे, फिर फ्लोटिंग और फिर फिक्टियस असेट्स और टाइपिकल असेट्स के बारे में डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर आपको सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है। यानी आपका ये कोर्स है जेविनियल जूनियर अकाउंटेंट के रिगार्डिंग चलाया जा रहा है। हालांकि और जो कॉमर्स के जितने भी वैकेंसीज होती है कॉमर्स के रिगार्डिंग, तो उन सभी वैकेंसी में आपके लिए ये जो ऑडिट वाला चैप्टर है, ऑडिट वाली क्लास है, वो लाभदायक सिद्ध होगी। तो लास्ट क्लास में यहाँ तक देख चुके थे, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मोटर लॉरियज एंड वेंस के बारे में बात करेंगे। यानी मोटर लॉरियज एंड वेंस का जब ऑडिटर है वेरिफिकेशन करता है स्थायी संपत्तियों का, तो उसे किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि ये नोट्स आपके बाईलिंगुअल है, यानी हिंदी एंड इंग्लिश में है, और साथ में जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपको एमसीक्यू प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अब देखिए देखते हैं इसके बारे में क्या क्या चेक करेगा। यदि कंपनी के स्वामित्व में वाहनों की संख्या अधिक है, यानी ज्यादा वाहन है कंपनी के ओनरशिप में, तो उनके लिए प्लांट रजिस्टर की तरह एक रजिस्टर रखना उचित होता है। इस रजिस्टर को वाहन रजिस्टर कहा जा सकता है। ऑडिटर को कंपनी के स्वामित्व वाले सभी मोटर वाहनों की सूची पंजीकरण पुस्तिकाओं और बीमा पॉलिसियों सहित प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है, ये कार्य करना होगा। सेकंड कार्य करना होगा उसको, ऑडिटर को लॉकबुक यानी जो लॉकबुक होती है उसकी जांच करनी चाहिए और वाहनों का भौतिक निरीक्षण करना चाहिए। यानी लॉकबुक का मतलब ये होता है जो वाहन होता है तो वो कितना किलोमीटर चला है उसकी एंट्री उसमें की जाती है, और वाहनों का फिजिकल रूप से निरीक्षण करना चाहिए, वाहन उपलब्ध है या नहीं है। ऑडिटर का प्रत्येक वाहन की पंजीकरण पुस्तिका की जांच करनी चाहिए, जो भी रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट है उसकी जांच करनी चाहिए, क्या वाहन रैली में है या नहीं है, या कंपनी के स्वामित्व में है या नहीं है। वहां रजिस्टर के बही खाते से मिलान करते समय सड़क कर और बीमा प्रीमियम की रसीदों की भी उससे जांच करनी चाहिए। इसके अलावा सेकंड देख चुके हैं। थर्ड क्या जांच करेगा यानी जांच करने पर यदि यह पाया जाता है कि कुछ वाहन ग्राहक के नाम पर पंजीकृत है, कंपनी के नाम पर पंजीकृत नहीं है, ठीक है, तो उसे इसके कारणों का पता लगाना चाहिए और पंजीकरण पुस्तिका में नामित व्यक्ति से लिखित पुष्टि भी प्राप्त करनी चाहिए कि वाहन ग्राहक की संपत्ति है और उस पर कोई शुल्क नहीं लगाया गया है। इसके अलावा यदि इन संपत्तियों की मूल लागत काफी अधिक है तो उनमें भारी टूट फूट हो सकती है या होगी। ऐसे मामलों में ऑडिटर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लागू वार्षिक मूल्यह्रास की दर पर्याप्त है। जो अगर इनमें इनका मूल लागत ज़्यादा है, ठीक है, अब बड़ी मशीनरी होगी तो स्वाभाविक है उसमें ज़्यादा वैल्यू रहेगी, तो उसमें डेप्रिसिएशन दर भी इतनी होगी, टूट फूट की ज़्यादा संभावना होती है। तो उसको ये सुनिश्चित करना होता है कि जो डेप्रिसिएशन लगाया जा रहा है वो उचित दर से लगाया जा रहा है या नहीं लगाया जा रहा है। ऐसे मामले में ऑडिटर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लागू वार्षिक मूल्यह्रास की दर पर्याप्त है। वर्ष के दौरान किए गए सभी परिवर्तनों की सावधानीपूर्वक उसे जांच भी करनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल नए अधिग्रहणों के रूप में किए गए वास्तविक परिवर्तनों को ही पूंजीकृत किया गया है और मरम्मत और प्रतिस्थापनों को राजस्व में बट्टे खाते में डाल दिया गया है। उसे ये सब चीजें देखना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है इंटेंजिबल असेट्स एंड वास्टिंग असेट्स, यानी आपके जो फिक्स्ड असेट्स थे उसकी डिटेल से बात कर चुके हैं, जिसमें आप प्लांट मशीनरी, लॉरीज, वैन्स, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा की डिटेल से बात कर चुके हैं। यानी आपकी एक प्रकार की संपत्ति कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे बात करेंगे आपकी इंटेंजिबल असेट्स यानी अदृश्य संपत्तियां क्या होती है। तो जैसा कि नाम से प्रतीत है, हालांकि आप लोग इसके बारे में सभी जानते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो अदृश्य संपत्ति मतलब ऐसी संपत्ति जिसको आंखों से ना तो देखा जा सकता है और ना ही उसको टच या छुआ जा सकता है, वह संपत्ति अदृश्य संपत्ति होती है। जैसे व्यापार की गुडविल हो गई, इसके अलावा कॉपीराइट्स हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, और इसके अलावा जो जीआई होता है, जो जियोग्राफिकल इंडेक्स होता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ये 4-5 प्रकार की जो संपत्तियां होती है, यानी गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क, ये एक तरीके से इंटेंजिबल असेट्स या वास्टिंग असेट्स होती है। यानी इनको आंखों से ना तो देखा जा सकता है और ना ही इनको छुआ जा सकता है। और इसके अलावा जो प्रीमिलरी एक्सपेंसेस होते हैं
यानी व्यापार के पूर्व प्रदत्त खर्चे होते हैं, यानी ठीक है प्रारंभिक खर्चे होते हैं, वो भी एक तरीके से आपके अदृश्य संपत्ति होती है। कोई भी ऐसी संपत्ति जिसका कोई ठोस रूप न हो और जिसे स्पर्श द्वारा महसूस नहीं किया जा सके, वह अमूर्त संपत्ति कहलाती है। हालांकि यह व्यवसाय के लिए कम उपयोगी नहीं होती है और इसे नकद में प्राप्त किया जा सकता है। सद्भावना, जैसे सद्भावना बोले तो गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क आदि अमूर्त संपत्ति के उदाहरण है। सद्भावना यानी गुडविल एक विशिष्ट प्रकार की अचल संपत्ति है, यानी जो आपकी गुडविल होती है, गुडविल यानी ख्याति, तो गुडविल है, ख्याति है, एक तरीके से स्थायी संपत्ति होती है। क्या होती है? स्थायी संपत्ति होती है, यानी अचल संपत्ति होती है। ये एक अमूर्त संपत्ति है और इसका मूल्य व्यवसाय की कमाई क्षमता पर निर्भर करता है। एंड जो जिस कंपनी की मार्केट में जितनी वैल्यू रहेगी, ठीक है, जितनी उसकी बिक्री रहेगी, जितना उसका प्रॉफिट ज्यादा रहेगा, जितनी ग्राहकों की संख्या ज्यादा रहेगी, उस कंपनी की मार्केट में सबसे ज्यादा गुडविल रहती है। तो पूंजी के अलावा गुडविल का अलग से मूल्य होता है। सद्भावना को सामान्यतः बैलेंस शीट में संपत्ति के रूप में तब दर्शाया जाता है जब किसी व्यवसाय की खरीद के लिए भुगतान की गई राशि उसकी शुद्ध संपत्तियों से अधिक हो। जैसे कोई व्यवसाय परचेज कर रहे हैं, ठीक है, व्यवसाय परचेज के रूप में उसको 50 करोड़ दे दिए, लेकिन 10 करोड़ रुपया अगर गुडविल का अलग से और देते हैं तो टोटल 60 करोड़ हो गया। तो 10 करोड़ रुपया जो एक्स्ट्रा दिया गया है वही गुडविल का होता है। कंपनी ने अपनी संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया हो और अपनी पुस्तकों में सद्भावना खाता बनाया हो। पुनर्मूल्यांकन पर जो गुडविल अकाउंट तैयार किया जाता है, जो राशि आती है वो एक तरह से गुडविल की आती है। इसके अलावा एक बार बट्टे खाते में डाली गई सद्भावना को बाद में लाभ और हानि खाते में, डेबिट बैलेंस या कंपनी को हुई पूंजीगत नुकसान को बट्टे खाते में डालने के लिए पुस्तकों में वापस लाया गया हो। इसके अलावा बाजार में एक नया उत्पाद लाने या ग्राहकों को सेवा प्रदान करने में भारी व्यय किया गया हो, यानी बाजार में एक तरीके से एक नया उत्पाद लॉन्च किया जाता है या जो भी कंपनी द्वारा सर्विस प्रदान की जाती है जिस पर भारी व्यय किया जाता है, जैसे विज्ञापन पर भारी व्यय किया गया है, प्रचार प्रसार पर किया गया है, तो इस प्रकार से जो व्यय किए जाते हैं वो एक तरीके से गुडविल के रूप में होते हैं। कंपनी ने अपनी बढ़ती बिक्री और मुनाफे के कारण बाजार में एक विशेष प्रतिष्ठा स्थापित की हो, तो इस प्रकार से जो मूल्य होता है वो गुडविल का होता है। अब इसमें जैसा कि पता है कि गुडविल आएगा, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और आरंभिक व्यय होते हैं। यानी प्रारंभिक व्यय 5 प्रकार बताए गए हैं, यानी गुडविल यानी सद्भावना या ख्याति, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है और प्रारंभिक व्यय है, वो एक तरह से अदृश्य संपत्तियां होती है। अब इसका वेरिफिकेशन प्रोसीजर ऑडिटर द्वारा किस प्रकार से किया जाएगा, ठीक है, अपने अदृश्य संपत्तियों का। यदि लेखा पुस्तकों में सद्भावना दर्शाई गई है यानी गुडविल दर्शाई गई है तो लेखा परीक्षक को विक्रेताओं के साथ हुए अनुबंध का संदर्भ लेकर उसका मूल्य याद करना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा यदि सद्भावना को परिसंपत्ति के रूप में खरीदा गया है, अगर असेट्स के रूप में उसको परचेज किया गया है, तो विक्रेताओं का समझौता और निदेशक मंडल का संकल्प लेखा परीक्षक को पर्याप्त प्रमाण प्रदान करेंगे। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सद्भावना के लिए भुगतान की गई राशि कुल खरीद मूल्य और अधिग्रहित शुद्ध मूर्त संपत्तियों के मूल्य के अंतर से अधिक न हो। इसके अलावा यह जांच करेगा कि लेखा परीक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नियमित राजस्व व्यय को पूंजीकृत न किया गया हो, यानी जो नियमित राजस्व व्यय है उसको कैपिटलाइज न किया गया हो, यह विशेष ध्यान रखना होगा। आस्थगित सद्भावना को बैलेंस शीट में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए ताकि इसे खरीदी गई सद्भावना से अलग किया जा सके। लेखा परीक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी सद्भावना को उचित समय के भीतर बट्टे खाते में भी डाल दिया जाए। इसके अलावा और चेक करेगा लेखा परीक्षक, जैसा कि आप सोच रहे हैं कि थ्योरेटिकल इसमें बता नहीं रही है, तो इसमें ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, जैसा कि आप लोगों की इतनी तो अंडरस्टैंडिंग है कि ऑडिटर क्या क्या चेक करेगा, तो पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो इसमें जो मैंने जो टॉपिक्स है उनका ही यहाँ पे विश्लेषण किया है, ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। नेक्स्ट है लेखा परीक्षक को यह भी आंसर करना चाहिए कि सद्भावना को बैलेंस शीट में अलग से दर्शाया जाए और इसके मूल्यांकन की विधि स्पष्ट रूप से बताई जाए, यानी जो गुडविल है उसको बैलेंस शीट में अलग से शो करना है और जो उसका मूल्यांकन किया जाएगा औसत विधि से किया जाएगा, पूंजीगत विधि से किया जाएगा या लाभों के पूंजीगत विधि से किया जाएगा, जो भी विधि है उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। यदि निरंतर भारी घाटे या उपक्रम के बड़े हिस्से की बिक्री के कारण सद्भावना काल्पनिक हो गई है तो लेखा परीक्षक को अपने ग्राहक को सद्भावना की राशि को बट्टे खाते में डालने की सलाह देनी चाहिए ताकि वित्तीय खाते व्यवसाय की सही और उचित स्थिति को दर्शा सके, ठीक है। तो गुडविल हो गया। अब आगे देखते हैं पेटेंट, इसके बारे में बात करेंगे, पेटेंट के बारे में। तो पेटेंट संबंधी लेखा परीक्षा प्रक्रिया इस प्रकार से होती है, यानी जो नया आविष्कार किया जाता है, ठीक है, यानी वो किसी वस्तुओं का जो नया आविष्कार किया जाता है जिस व्यक्ति द्वारा, तो व्यक्ति उसके जो आविष्कार किया गया उस पर एक पेटेंट प्राप्त कर लेता है, लाइसेंस प्राप्त कर लेता है, तो उसकी अनुमति से ही जो आविष्कार किया गया है उसका ट्रांसफर किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। तो पेटेंट संबंधी लेखा परीक्षा प्रक्रिया इस प्रकार है, यानी लेखा परीक्षक को अपने मौकिल से प्रत्येक पेटेंट का विवरण, पंजीकरण संख्या, तिथि और वैधता अवधि सहित एक सूची उपलब्ध कराने पर जोर देना चाहिए। जो पेटेंट है उसका रजिस्ट्रेशन और उसका विवरण,
तिथि और वैधता अवधि जो इतने साल के लिए करवाया गया है, तो टोटल डिटेल उसे चेक करनी चाहिए। उसे पेटेंट प्रदान करने का प्रमाण पत्र या उसमें निहित हित का हस्तांतरण जांचना चाहिए, और साथ ही इसके आगे के संरक्षण की लागत और किसी भी बाद के व्यय का सत्यापन भी उसे करना चाहिए। उसे यह भी इंश्योर करना चाहिए कि नवीनीकरण शुल्क राजस्व विभाग से वसूल किया गया है, यानी उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए जो भी पेटेंट पर रिन्यूअल का कार्य किया गया है, यानी पेटेंट जैसे मान के चलो 5 वर्ष के लिए किया गया, 10 वर्ष के लिए किया गया है, अब उसका रिन्यूअल करवाना होता है, तो रिन्यूअल या नवीनीकरण जो शुल्क है वो राजस्व विभाग से वसूला गया है, यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जमा करवाना होता है, तो उसे यह भी इंश्योर करना चाहिए कि इसे पता लग पाएगा कि इसको रिन्यूअल किया गया है नहीं किया गया है। पेटेंट की लागत को उसकी वैधता अवधि के दौरान बट्टे खाते में डाल दिया जाना चाहिए। लेखा परीक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा किया जा रहा है। इसके अलावा कभी कभी अप्रचलित होने या पेटेंट किए गए उत्पाद की मांग न होने के कारण पेटेंट का मूल्य समाप्त हो जाता है। ऐसे मामले में लेखा परीक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पेटेंट की अवधि समाप्त होने से पहले ही उसका मूल्य बट्टे खाते में डाल दिया जाए। इस प्रकार से उसे चेक करना होगा। तो आपका गुडविल और पेटेंट हो चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉपीराइट। क्या देखते हैं? कॉपीराइट यानी प्रतिलिपि अधिकार, यानी जो भी बुक्स होती है और इसके अलावा जो चलचित्र होते हैं तो उनका एक तरीके से कॉपीराइट मिलता है। एंड कॉपीराइट जो उसका मालिक है उसकी अनुमति से उसको कोई भी व्यक्ति ट्रांसफर नहीं कर सकता है अपने ओनरशिप को। तो बैलेंस शीट में इस शीर्षक के अंतर्गत किसी मध्य सत्यापन की प्रक्रिया पेटेंट के मामले में वर्णित प्रक्रिया के समान ही होती है। कॉपीराइट से निपटने का सर्वोत्तम तरीका प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में इनका पुनर्मूल्यांकन करना होता है। यदि किसी प्रकाशन की बिक्री कम हो जाती है तो उससे संबंधित कॉपीराइट का मूल्य कम हो जाता है, और इसलिए ऐसे कार्य के प्रकाशन की लागत को हानि के रूप में बट्टे खाते में डाल देना चाहिए, ये उसे देखना चाहिए। और जो बाकी रिमेनिंग प्रोसेस है वो सेम कॉपीराइट की तरह रहेगी, सॉरी पेटेंट की तरह रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं ट्रेडमार्क। यानी ट्रेडमार्क के बारे में बात करें, ट्रेडमार्क है जो किसी कंपनी का लोगो या एक तरह से चित्र होता है, वही ट्रेडमार्क होता है। ऑडिटर को ट्रेडमार्क रजिस्टर का कार्यालय द्वारा विधिवत प्रमाणित असाइनमेंट डीड की जांच करनी है। ट्रेडमार्क का सत्यापन करना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ट्रेडमार्क ग्राहक के नाम पर पंजीकृत है, यानी ग्राहक के नाम पर रजिस्टर्ड होना चाहिए और उसकी पर्सनल संपत्ति है। यदि ट्रेडमार्क परचेज किए गए हैं तो भुगतान की पुष्टि भी की जानी चाहिए। अगर किसी से हायर पर लिया गया है, परचेज किया गया है, तो उसकी पेमेंट की पुष्टि हो जानी चाहिए। नवीनीकरण भुगतान रसीदों की भी पुष्टि करनी चाहिए। अगर रिन्यूअल किया गया है तो राजस्व डिपार्टमेंट की जो फीस है उनका उसे वेरिफिकेशन करना चाहिए। ऑडिटर को यह भी इंश्योर करना चाहिए कि ट्रेडमार्क के अधिग्रहण में किए गए किसी भी व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में माना गया हो। इस संबंध में किए गए सभी शोध व्यय को भी पूंजीकृत किया जाना चाहिए। ट्रेडमार्क पर अप्रचलन के प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। अगर ये अप्रचलित हो गया है तो उस पर क्या नेगेटिव इंपैक्ट आया उसको ध्यान में रखना चाहिए। ट्रेडमार्क को बैलेंस शीट में मूल लागत में से मूल्यह्रास घटाकर दर्शाया जाना चाहिए। यानी ट्रेडमार्क है उसमें से जो मूल लागत है, जैसे 1 लाख का ट्रेडमार्क है वो एग्जाम्पल के तौर पे, तो 10,000 का अगर डेप्रिसिएशन लग जाता है तो जो उसकी बकाया वैल्यू रहेगी वो रह जाएगी 90,000। फिर आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, प्रारंभिक व्यय है, वो भी एक तरह से अदृश्य संपत्ति होती है। यानी यद्यपि ये मध्य बैलेंस शीट की परिसंपत्तियां एसेट पक्ष में दिखाई देती है, वास्तव में ये राजस्व व्यय है जिन्हें फिलहाल रोका गया है। कंपनी अधिनियम इन्हें बट्टे खाते में डालने तक बैलेंस शीट के परिसंपत्ति पक्ष में दिखाने की अनुमति देता है, लेकिन चूंकि इनका कोई मूर्त मूल्य नहीं होता है इसलिए इन्हें पहले ही बट्टे खाते में डाल देना बेहतर होता है। और इसके अलावा द ऑडिटर शुड एंश्योर दैट commission paid on shares and the preliminary expenses paid do not exceed the limits laid down in the Companies Act. The writing of procedure given in the act should also be followed in this connection. यानी ऑडिटर को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि शेयरों पर भुगतान किया गया कमीशन और किए गए आरंभिक व्यय कंपनी अधिनियम में निर्धारित सीमा से अधिक न हो, और इस संबंध में अधिनियम में दी गई राइट ऑफ प्रक्रिया का भी पालन किया जाना चाहिए। ये ऑडिटर को देखना होगा। नेक्स्ट आपकी फ्लोटिंग क्या है? नेक्स्ट है फ्लोटिंग और करंट एसेट्स के बारे में बात करेंगे, चालू संपत्ति के बारे में बात करेंगे। अब देखते हैं इसको। यानी फ्लोटिंग और करंट एसेट्स यानी चालू संपत्तियां, यानी ऐसी संपत्तियां जिनका संबंध 12 माह तक होता है, 1 वर्ष तक होता है, और जिनको तुरंत नगद में परिवर्तित कर दिया जाए, वो एक तरीके से चालू संपत्तियां कहलाती है, यानी चल या चालू। यानी फ्लोटिंग असेट्स आर दोज असेट्स इन विच द फर्म डील्स इन नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। सच असेट्स आर सब्जेक्ट टू कंस्टेंट चेंज
changes and rotation, they are convertible into cash within a relatively short period of time. Floating assets include the circulating or liquid assets or current assets. The example being stock in trade, cash, bills receivable, debtors, short term securities and prepayment एक्सेट्रा करंट संपत्ति के उदाहरण होते हैं। यानी चल संपत्तियां वे परिसंपत्तियां होती है जिनमें फर्म व्यवसाय के सामान्य संचालन में लेन देन करती है। ऐसी परिसंपत्तियां निरंतर परिवर्तन और रोटेशन के अधीन होती है। इन्हें अपेक्षाकृत कम समय में नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है। चल संपत्तियों में देखें तो चल संपत्तियों में परिसंचारी या तरल परिसंपत्तियां या चालू परिसंपत्तियां शामिल होती है। कौन कौन सी होती है उदाहरण के तौर पर देखते हैं तो व्यापारिक स्टॉक है, के नकदी है, प्राप्य बिल है, देनदार है, अल्पकालीन प्रतिभूतियां और अग्रिम भुगतान एक तरीके से चालू संपत्तियां होती है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं बुक डेप्ट। अब बुक डेप्ट के रिगार्डिंग ऑडिटर क्या चेक करेगा, लेखा परीक्षक को देनदारों के सत्यापन के लिए संबंधित एक महत्वपूर्ण कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि बैलेंस शीट में दर्शाए गए ऋण वसूली योग्य है या नहीं है। यानी बैलेंस शीट में जो ऋण है वो वसूली योग्य है या नहीं है, ये उसे जांच करना होगा। यदि वसूली योग्य न हो तो उनके लिए पर्याप्त प्रावधान करना आवश्यक होता है, प्रोविजन बनाना होगा, क्योंकि व्यापार के लिए लॉस हो रहा है। जब वे अपूर्णीय हो अर्थात अप्राप्य हो तो उन्हें परिसंपत्ति पक्ष में नहीं दर्शाया जाता है। यदि लेखा परीक्षक इन बिंदुओं पर ध्यान नहीं देता है तो उसके द्वारा प्रमाणित बैलेंस शीट जो सही और निष्पक्ष स्थिति दर्शाती है गलत हो सकती है और क्षतिपूर्ति की उत्तरदायी उससे ठहराया जा सकता है। यानी जो बैड डेब्ट्स है तो बैड डेब्ट्स को एक तरीके से प्रोविजन बनाया जाएगा और उनको जो असेट्स है अच्छा यानी बैलेंस शीट से उनकी जो वैल्यू है उनको कम कर दिया जाएगा। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना होगा ऑडिटर को। इसके अलावा अतः देनदारों को सत्यापन का उद्देश्य निम्नलिखित बातों को स्थापित करना है, इन्हें इसकी सटीकता करना है, दर्ज देनदारों के विरुद्ध दावों के रूप में इसकी वैधता भी सुनिश्चित करनी है। इसके अलावा इसकी वसूली योग्यता और इसके वसूली योग्य मूल्य का निर्धारण करना है और कानूनी प्रावधानों के अकॉर्डिंग वित्तीय विवरणों में इसका उचित प्रकटीकरण करना है। और देनदारों के शेषों का सत्यापन निम्नलिखित प्रक्रियाओं का उपयोग करके किया जा सकता है। किस प्रकार से किया जा सकता है, एक तो होगा ईयर एंड स्क्रूटनी एंड चेकिंग ऑफ बैलेंसेज है, सेकंड है टेस्ट चेकिंग ऑफ सब्सिक्वेंट रिकवरीज है, यानी वर्ष के अंत में शेष राशि की जांच और सत्यापन है और बाद में की गई वसूली की परीक्षण जांच द्वारा इनका कार्य किया जाता है। और फिर नेक्स्ट है डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर है, तो देनदारों से प्राप्त राशि की सीधी पुष्टि बकाया राशि के समर्थन में सर्वोत्तम प्रमाण होती है। अब इनको देखते हैं क्या क्या होती है। देनदारों से प्राप्त राशि की सीधी पुष्टि बकाया राशि के समर्थन में सर्वोत्तम प्रमाण होती है। अब लेकिन ऐसी पुष्टियां हमेशा उपलब्ध नहीं होती है और यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी पुष्टि बिक्री को छुपाने के लिए परिणाम स्वरूप छिपी हुई देनदारी राशियों को उजागर नहीं करेगी। अब इसमें बताएंगे भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी ICAI अपने लेखा परीक्षा पद्धति विवरण के माध्यम से अनुशंसा करता है कि राशियों की सीधी पुष्टि के लिए क्या क्या होना चाहिए। लेखा परीक्षक को देनदारों से सीधी पुष्टिकरण पत्र प्राप्त करनी चाहिए, जो डेटर्स है उनसे सीधा संपर्क करना चाहिए। ठीक है, यदि देनदारों को ये पत्र भेजने के लिए ग्राहक के साथ व्यवस्था की जानी चाहिए, कंपनी के साथ में मैनेजमेंट होना चाहिए। इस प्रकार से लेखा परीक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देनदारों के बही खातों का आरंभिक शेष ग्राहकों द्वारा बढ़ाया गया है और यदि कोई नियंत्रण खाता है तो उससे मेल खाता है। यदि देनदारों की संख्या कम है तो उन सभी से जानकारी ली जा सकती है, लेकिन यदि वे अधिक हैं तो यह परीक्षण के आधार पर किया जा सकता है, ये उसे आंसर करना होता है। और लेखा परीक्षक को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन ग्राहकों को सूचना भेजी जानी जाए उनके चयन की विधि का खुलासा ग्राहक को तब तक नहीं किया जाए जब तक कि देनदारों के खाते का आरंभिक शेष लेखा परीक्षक को सौंप न दिया जाए। पुष्टि के लिए चयनित देनदारों की सूची 2 प्रतियों में तैयार की जानी चाहिए और 1 प्रति ग्राहकों की पुष्टि के लिए अनुरोध तैयार करने हेतु और दूसरी है जिसे विधिवत और पूर्ण रूप से संबोधित किया जाना चाहिए। और इसके अलावा लेखा परीक्षक को यह भी इंश्योर करना चाहिए कि ग्राहक के कर्मचारियों को किसी विशेष देनदार के पुष्टिकरण पत्र भेजने से रोकने का अवसर न दिया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ऑडिटर चेक करता है। अब आपका नेक्स्ट आएगा लोन्स एंड एडवांसेज है। क्या है, लोन्स एंड एडवांसेज है। नेक्स्ट वीडियो में जो आपके लोन्स एंड एडवांसेज है और जो आपकी फ्लोटिंग असेट्स के और भी रिमेनिंग टॉपिक्स है, फिर आपका यानी जो भी संपत्तियां शेष रही है ऑडिटर उसको किस प्रकार से चेक करेगा उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो आपका पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। यार वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, 20-22 मिनट का रखेंगे क्योंकि थॉटिकल पार्ट है। थॉटिकल पार्ट में थोड़ा बोरिंग महसूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।